हमजा शहबाज भी ताहाल जो है वो पंजाब असम्बली में नहीं पहुंचे। वज़ीर आला खुद इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है। मुतलकुल अनान होकर ये लोग हुकूमत को चला रहे हैं। अमली तौर पर सारे इंतजाम सिर्फ जो एक वज़ीर आला हैं बज़ाहिर उनके पास हैं और किसी के पास नहीं है। हुकूमत तो कैबिनेट से बनती है, ना काबीना है, ना वज़ीर ख़ज़ाना है। तो ये बजट किस नाम का होगा? ये बजट कहाँ बनाया है? ये बजट किसके लिए है? इन पर केसेस है, वो अगर वज़ीर आज़म बन जाए तो उनकी जमानतें भी हो जाती हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। 10 लाख रुपए वाले जो लोग हैं इनको रिलीफ नहीं दिया जाए वरना किस्त नहीं मिलेगी। अब तो हम उस प्रोग्राम में हैं जिसमें फ्रंट लोडेड प्रोग्राम होता है कि पहले आप ये काम करेंगे तब हम आपको पैसे देंगे। जो सिफारती उन पे प्रेशर था उसको तो उन्होंने सम वेज एड्रेस कर लिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ख़राब हो। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की, पूरी दुनिया इस पे यूनाइट हुई, यूनाइटेड नेशंस का कंसेंसस डेवलप हुआ। जब ये दिन मनाने की बात हुई तो उस पर बहुत रेजिस्टेंस भी आई। इस रेजिस्टेंस के बावजूद ये दिन मना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, बजट 2022 तो 23 पेश कर दिया गया है। सूबों के बजट आ रहे हैं और अगर हम बात करें पंजाब की तो पाकिस्तान का सूबा पंजाब जहाँ पर हुकूमत के तब्दील होने के बाद से लेकर अब तक इंतज़ामी और सियासी मामला ताहाल सियासी लोड शेडिंग का शिकार नजर आते हैं। जहाँ एक जानब इत्तेहादियों के साथ मिलकर वजारतों की तकसीम तो दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन की मज़ाहिमत का चैलेंज दरपेश है। वहीं 30 साल इक़्तिदार का तजुर्बा होने के बावजूद अभी तक पंजाब हुकूमत ताहाल सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना का फैसला नहीं कर सकी। सियासी मोहब्बत और क़यामत से क़यामत तक कायम रहने वाले इत्तेहाद की बुनियाद पर पैदा होने वाली नौमौलूद हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में वज़ीर ख़ज़ाना के नाम पर ताहाल इत्तेफाक नहीं कर सके हैं। मगर इसके बावजूद खुद मुख्तारी के खाली खूली नारों से आवाम को बहकाने के लिए वफाक में नाम नेहाद रिलीफ के बाद अब पंजाब हुकूमत ने बगैर वज़ीर ख़ज़ाना के पंजाब में ठुस मईशत के फुस बजट को तैयार करने का एक शाहकार अपने नाम कर लिया। दरअक़ीक़त इस मखलूत हुकूमत के पास वक्त है न माली और मालियाती ज़राए जिसके बल पर वो मईशत की बुनियादी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए कोई दूरस इक़दाम करते। बस एक मुआशी खन चक्कर है और ऊपर से IMF के अहकामात। एक बार फिर लैपटॉप के नाम पर पंजाब के नौजवानों को लॉलीपॉप दिया जाएगा तो दूसरी तरफ महंगाई के पहाड़ तले दबे आवाम के लिए आटा चीनी घी पर 200 अरब सब्सिडी का एक गुमशुदा दलासा भी तैयार किया गया है। सूबे को बिजली मिले या ना मिले मगर सोलर के नाम पर रियायती मरहम आवाम की जली हुई उमंगों पर लगाने के लिए हुकूमती तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या पंजाब के बजट की प्लानिंग में लंदन वाली सरकार की प्लानिंग भी शामिल है? वज़ीर ख़ज़ाना की गैर मौजूदगी में ब्यूरोक्रेसी का तैयार करदा बजट कैसे अवामी बजट हो सकता है? और माजी की हुकूमत पर तनकीद करने वालों के बजट पे भी क्या अब जादू टोने और जन्नात के जरिए तैयार किए जा रहे हैं? ये सवालात हम उठाएंगे। आज के KP का बजट पेश किया गया, पंजाब का बजट अभी तक तातुल का शिकार है, उसके पीछे इख्तलाफात हैं, डेडलॉक है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं जवेरिया सिद्दीकी, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। जवेरिया बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करें ब्यूरो हेड लाहौर ख़ावर अब्बास। ज़रा उनसे पहले लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। भाई, पंजाब के बजट में इतनी देर क्यों हो रही है, क्यों अभी तक पेश नहीं किया जा सका? ख़ावर, डेडलॉक क्या है? बातचीत नहीं हो पाई, मामला सेट नहीं हो पाए, क्या खबर है? देखिए सुमैया, एक जानिब तो हुकूमत है जो इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत है। पहले मुत्तहिदा अपोजिशन सुना करते थे मगर इस वक्त जो मुत्तहिदा हुकूमत है उनकी जानिब से आज इजलास बुलाया गया था काबीना का बजट के हवाले से, जिसमें मंजूरी करने के बाद आज ये बजट तजावीज़ जो हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर पेश करनी थी। और जबकि पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर जो है वो चौधरी परवेज़ अलाई हैं जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के लिए साबिका वज़ीर आला के नामज़द उम्मीदवार थे। तो इस वक्त सूरत हाल गुमगू का शिकार है। 2 बजे का वक्त था इजलास बुलाने के लिए, पंजाब असम्बली के अंदर घंटियां भी बजाई गई मगर ताहाल जो बजट के तजावीज़ पेश करने के लिए इजलास होना था वो शुरू नहीं हो सका क्योंकि इस वक्त एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग चल रही है। जबकि दूसरी जानिब जो हस्बे आदत और हस्बे मामूल हमजा शहबाज भी ताहाल जो है वो पंजाब असम्बली में नहीं पहुँचे। वज़ीर आला खुद इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है जो कि ऐवान का सरबराह होता है। और जो डेडलॉक की आपने बात की, बिल्कुल डेडलॉक बरकरार है। स्पीकर पंजाब असम्बली जो चौधरी परवेज़ अलाई हैं और
दूसरी जानब एडवाइजरी कमेटी में राजा बशारत है, मियाँ महमूद रशीद हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से खलील ताहिर सिंधु हैं, अहमद अली खान हैं और मुख्तलिफ जो उनके नुमाइंदगान हैं, राना मशहूद हैं, जो इस वक्त तय करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो असम्बली मुलाजमीन हैं उन पर मुकदमात का इंदराज किया गया था हुकूमत की जानिब से, उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई थी और असम्बली के अंदर जो झगड़ा हुआ था उसके हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से। और आज जो है वो तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली इजलास में आने से पहले अपनी जमानतें करवाते रहे हैं, कल भी करवाते रहे हैं। और उनका मुतालबा सुमैया उनका यही है कि जो मुकदमात दर्ज करवाए गए थे, जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं मोहम्मद खान भट्टी 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, इसके अलावा अनायत लक हैं, वो जो है वो असम्बली के मामलात को अमूर को देखते हैं, जो तमाम मामलात को चलाते हैं। तो उनका कहना था कि जब इन पे मुकदमात दर्ज हैं तो असम्बली इजलास कैसे बुलाए जाएंगे, असम्बली की प्रोसीडिंग कैसे की जाएगी, इस मामले पे इसलिए किया जा रहा है अरकान है ताकि बजट आराम से पेश कर सकें, ये अपनी मर्जी चला सकें, इसलिए चाहते हैं कि हम सब गिरफ्तार हो जाएं। पॉइंट एक है जवेरिया, पंजाब की सूरत हाल हमारे सामने है, ना कोई काबीना तश्कील पा सकी, ना वजीर ख़जाना थे, उनके बगैर ही बजट तैयार हुआ, वो दस्तावेज तैयार हुई, अब उसमें क्या ही रिलीफ होगा। और फिर जो मामलात एक डेडलॉक का शिकार है पंजाब में, क्या लग क्या रहा है आपको, ये कोई सेटलमेंट हो सकती है यहाँ पर? जवेरिया अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी ऐसा लगता है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने एक खेल बनाया हुआ है ईवान को भी और इसके साथ साथ जो है कानून साजी को भी एक मजाक बना दिया गया है कि बस वजीर आला बनाने की इतनी जल्दी थी कि ये नहीं देखा कि आगे क्या होगा। सही बात। अब इतनी चीजें मेस्ड अप हैं जब आपकी काबीना मौजूद नहीं है एक तरीके से, और वैसे भी आपको ये चीज़ पता है कि मुस्लिम लीग नून की ये आदत है कि ये लोग एक एक शख्स बहुत सारे कलमदान अपने पास ही रख लेता है, 5-6। अभी तक जब एक सूबे में जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से वहाँ पर वजीर खजाना ही नहीं मौजूद, तो फिर क्या अवाम की फलाह और बहबूद की जो है वो बात होगी। दूसरा, कानून साजी के हवाले से भी चीज़ों में तात्तुल आएगा, क्योंकि जिस तरह आपके खुद जो है वो ब्यूरो चीफ ने बताया है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जितने सेक्रेटेरिएट के लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे उनका क्या हुआ, उनके घरों के अंदर घुसा गया था, उनके घर वालों को हरासा किया गया था, क्या वो लोग वापस काम पे आए, क्या वो लोग अब डरे सहमे हुए तो नहीं है। ये चीज़ भी जो है वो बहुत काउंट करती है। मुतलकुल अनान होकर ये लोग हुकूमत को चला रहे हैं, अमली तौर पर सारे इंतजाम सिर्फ जो एक वजीर आला हैं बज़ाहिर उनके पास हैं और किसी के पास नहीं है। अब जब आपके पास काबीना नहीं है तो ये बजट किसने बनाया, क्या फरिश्ते आकर इन चीज़ों को जो वो यहाँ पर कर कैसे होंगी ये चीज़ें, और अवाम का इसमें किस हद तक ख्याल रखा जाएगा। 2000 रुपए वाली हुकूमत है, बस 2000 रुपए के रिलीफ की बात करी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी जो ये अपना बजट पेश करेंगे, ये कहा जा रहा है कि अवैस लगारी जो है वो बजट को पेश करेंगे पंजाब के, तो मुझे लगता है कि लॉलीपॉप जो है वो आवाम को दिए जाएंगे, क्योंकि जहां पर गवर्नेंस सही तरीके से ना हो रही हो, जहां पे सिर्फ वन मैन शो हो, जहां पर काबीना जो है वो एग्जिस्ट ना करती हो, वजीर खजाना मौजूद ना हो, तो आप संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो नई हुकूमत है आवाम की खिदमत में कितना संजीदा है। अच्छा, एक तो ये चीज़, दूसरी ये कि बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं था। IMF के लिए बजट बनाया गया, IMF की हिदायत पर ही बजट बनाया गया, लेकिन IMF को ये बजट पसंद नहीं आया। अब IMF जो है वो किस्त भी रिलीज़ नहीं कर रहा, और IMF ये कह चुका है कि जी जो आपने बजट बनाया उसमें मजीद आपने लोगों पर बोझ डालना था महंगाई का। और आप ये देखें जवेरिया कि जैसे ही बजट आया है, डॉलर कितना ऊपर गया, रुपया कितना गैर मुस्तहकम हुआ, स्टॉक मार्केट कितनी गिर गई, यानी कि मुल्की हालात कितने मजीद बदतर हो रहे हैं इस बजट के आने के बाद। मिनी बजट तो आ चुका है, चाहे बिजली की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों, घी की कीमतें हों, अशिया खुर्दोनोश हों, सब्जियां हों, फल हों, आसमान को बातें कर रहे हैं। मैं तो अक्सर एक बात कहती हूँ कि हमें IMF की क्या जरूरत है, हमारे तो हुक्मरानों के बच्चे 8वीं 9वीं क्लास में लंदन में फ्लैट बना लेते हैं। तो अगर यही लोग अपने असासे मुल्क में वापस ले आए तो मेरे ख्याल में मुल्क को कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इनके बच्चे इतनी सरमायाकारी यहाँ पर ला सकते हैं। हमें तो कोई जरूरत ही नहीं होगी कशकोल लेके जो है वो एक एटमी मुल्क का जो है वो सरबराह फिर रहा है और ये चाह रहे हैं कि हमें इमदाद मिल जाए। ये मेरे ख्याल में सबके लिए बहुत शर्म की बात है कि हम वो वाहिद इस्लामी कुव्वत हैं जो कि एटमी रियासत हैं, और हमारी मईशत के ये हालात हैं कि जहाँ हमारा नया वजीर आजम जा रहा है तो उसकी ये उम्मीद होती है कि वहाँ से कुछ जो है वो उनको मिल जाए, रिलीफ पैकेज वगैरह। तब तक जो है अपने दोस्त ममालिक की तरफ देखते रहेंगे, खुद कब हम मुआशी तौर पर जो है वो खुद इन्हिसारी का शिकार होंगे। और जितने
मुसलमान जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और केसेस चल रहे थे, मेरे ख्याल में अगर उन्हीं के केसेस का फैसला करके उनसे रिकवरीज करवा ली जाए तो बहुत हद तक खजाना बढ़ जाएगा और हमें इस तरीके से जो है अशराफिया के अयाशियों के लिए IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये पैसे आपके और मेरे लिए नहीं लिए जाते, गरीब आवाम के लिए लिए जाते, ये अपने लिए लिए जाते हैं। अगर ये अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में सफर करना छोड़ दें, ये लेना छोड़ दें, फ्यूल लेना छोड़ दें, अपनी तनख्वाहें ना लें एक साल, तमाम अरकान असेंबली ये कह दें कि ऐसा हो ही ना जाए कहीं सही बात है। और ये जो आप बात कर रही हैं कि रिकवरी हो जाए, रिकवरी करवाएगा कौन? अब है ही कौन जो रिकवरी करवाए इनसे पैसों की? इमरान खान साहब को तो उन्होंने हटा दिया है, अब है कौन? आप बताएं ना, इस पाकिस्तान में कौन मौजूद है जो इन लोगों से रिकवरी करवाएगा? जी सुमैया, आज एक कंटेंट क्रिएटर है ऑन के नाम से, उन्होंने एक वीडियो लगाई हुई थी कि प्रोसिक्यूटर कैसे जो है वो उसको वो करेगा कि जब वो ये देखता है कि गवाहान को भी मार दिया जाता है और जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको भी दिल के दौरे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत बदली है उन लोगों में जो कि बड़ा ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, जो कि करप्शन को सामने ला रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सब चीज़ें समेट के लपेट के इनके आगे पेश कर दी गई तो उससे जो है बहुत से लोगों को सदमा हुआ है और उनका जो मोरल है वो नीचे गया है। क्योंकि क्या इनको कोई ऐसे लोग नहीं मिले थे कि जिनके केसेस ना होते, जिन पे फर्द जुर्म आयद होने वाली ना होती या जो जमानतों पर बाहर ना होते? क्या जमात के अंदर एक ऐसा शख्स नहीं था नीट एंड क्लीन या कम करप्शन वाला कि उसको आप कुर्सी दे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि PTI के ही लोगों पर दर्ज किए जा रहे हैं। फारूक हबीब साहब से बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जमानतें करवा रहे हैं पंजाब में, पंजाब का बजट अभी तक तो उन्होंने पेश नहीं किया, बगैर वजीर खजाना के बजट तैयार हुआ है, और कौन है वजीर खजाना ये भी किसी को नहीं मालूम, ना काबीना बनी अब तक। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पंजाब में तो वज़ीर आला नाम की भी कोई चीज नहीं है। पंजाब हुकूमत में तो बड़ा सख्त पंजाब में आईनी बहरान है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की 60% आबादी, 12 करोड़ लोग जो है उनका ताल्लुक पंजाब से है और जिस अंदाज से पिछले 60 रोज से पंजाब के अंदर ये दिंगा मुश्किल जारी है, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, सोल्यूशन निकलना चाहिए। अब जो पंजाब के वज़ीर आला का जो इलेक्शन है उसका जो केस है वो केस अदालत में लगा हुआ है और हमजा का हलफनामा हो तो फैसला एक दिन में आ जाता है। वज़ारत आला का फैसले के लिए बेंच ही टूट जाता है, कभी एक बेंच पे जाता है मामला, कभी दूसरे बेंच पे जाता है मामला। तो ये बड़ा अहम है कि जहाँ पर 20 लोग ये D सीट हो गए, वहाँ ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं, 5 मखसूस नशिस्तों के D सीट हुए, इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन रोक दिए, खिलाफे आइन खिलाफे कानून रोक कर सिर्फ हमजा शहबाज को नाजायज तौर के ऊपर फायदा पहुंचाया गया ताकि उसकी हुकूमत जो है वो कायम रहे। लेकिन हुकूमत तो कैबिनेट से बनती है, ना काबीना है, ना वजीर खजाना है। तो ये बजट किस नाम का होगा? ये बजट कहाँ बनाया है? ये बजट किसके लिए है? इस बजट का आवाम के लिए तो कोई फायदा नहीं है, ना वफाकी बजट का कोई फायदा हुआ है, ना पंजाब के बजट का होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ हर सतह के ऊपर ये नाकाम नजर और ना सिर्फ ये जो वफाकी बजट पेश किया गया, जो बनाया गया IMF की हिदायत पर बनाया गया, लेकिन IMF खुश ही नहीं हुआ फारूक हबीब साहब। IMF ने तो मुस्तरद कर दिया। IMF कह रहा है कि वो बजट ही नहीं है जो हम चाह रहे थे। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर इन्होंने जो चेरी ब्लॉसम पॉलिश हाथ में पकड़ी हुई है और कह रहे हैं कि और चमकाएं और चमकाएं, ये चमकाते जा रहे हैं। मामला सिर्फ ये है कि अवाम का नुकसान तो ना करें, पाकिस्तान का नुकसान ना करें। आज डॉलर 205 रुपए क्रॉस कर गया, 60 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गई, गैस महंगी हो गई, स्टॉक मार्केट में अरबों डॉलर डूब गए लोगों के। इनको ख्याल ही नहीं आ रहा। जब आप देखें कि मुल्क के अंदर, मुझे बताएं कि इमरान खान का अल्टरनेट शहबाज शरीफ, हमजा, जरदारी, फजलुर रहमान, ये इमरान खान का अल्टरनेट नहीं है। ये आपने मुल्क को उस जगह पर ले गए हैं जिससे मैं समझता हूँ वापसी बहुत मुश्किल होगी। और जिस अंदाज से आए रोज मैशियत गिरती जा रही है, सरमायादार का कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आने लग गई, तफसीला से ज़र नीचे आने लग गए, आपकी सीमेंट की सेल्स नीचे आने लग गई, हर सेक्टर में बुरा हाल है और इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, कोई बंदा अपने कारोबार में पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। और महंगाई का एक तूफान आ गया है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 24% सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आया है, जो कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। तो आम आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा? आम आदमी की तो फकत ही नहीं है गरीब आदमी की पाकिस्तान के अंदर। तो इमरान खान की दौर में जो मैशियत के नंबर आए, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, सनतें नहीं लग रही थी, खिदमात के शोबे में इजाफा हो रहा था, पैदावार में, फसलों की एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हो रहा था। अब इन्होंने
फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब फर्टिलाइजर पे जो टैक्स लगा है उससे खाद महंगी हो जाएगी, खाद महंगी होगी, किसान खाद का काम इस्तेमाल करेगा खेत में, उससे जो है वो फसल की पैदावार में कमी होगी, फसल की पैदावार में कमी होगी तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिससे आपको फिर रुपए में प्रेशर आएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। तो इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। फारूक साहब जरा ये खबर तो बताएं ना, आवाम पूछ रही है सोलर पे जो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है ये किसको नवाजने के लिए किया गया है, ये तो जरा बताएं। वो भी नजर आ रहा है, उसमें भी ये बहुत सारी ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि उसमें सलमान शहबाज का जो है मामला है वो शामिल है। हाँ जी, तो उसकी भी मैं समझता हूँ चीजें सामने आ जाएंगी। सलमान शहबाज तो इश्तिहारी हैं, मुल्क से बाहर हैं और वो तुर्की में जाके मुआहदे कर रहे हैं बैठकर। जी, तुर्की में जाके मुआहदे कर रहे हैं, पहुंच जाते हैं, यहाँ अदालत बुलाती है, वहाँ आते नहीं है। साइकिल चोर की जमानत नहीं हो सकती इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर जिसने किसी का कोई गटर का ढक्कन चुरा लिया है उसकी जमानत नहीं हो सकती। जिसने कोई किसी दुकान से डबल रोटी उठा के भाग गया भूख की वजह से, उसकी जमानत नहीं हो सकती। लेकिन 16-16 अरब रुपए के जिन पर केसेस हैं वो अगर वजीर आजम बन जाए तो उनकी जमानतें भी हो जाती हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। तो ये ऐसा मजाक बनाया हुआ इन्होंने कानून का और इंसाफ का और आइन का, ऐसे तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। फारूक साहब, एक रूसी सफीर ने इंटरव्यू में गुफ्तगू की है, जरा सुनवाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान की हुकूमत क्यों गई थी, फिर जरा इस पर आपसे बात करते हैं। जो सुनाइएगा। फारूक हबीब साहब, सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि इसी वजह से, यानी कि जो इमरान खान साहब ने दौरा रूस किया इसी वजह से उनकी हुकूमत गई, ये रूसी सफीर कह रहे हैं। जी फारूक साहब, ये तो खत में भी लिखा हुआ था, ये तो साइफर में भी लिखा हुआ है कि इमरान खान रशिया का दौरा क्यों किया। इमरान खान ने रशिया का दौरा इमरान खान ने अकेले नहीं किया था, बल्कि इमरान खान ने रशिया का दौरा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर किया था, मुल्क के वसीतर मफाद में किया था, सस्ते तेल के लिए किया था, सस्ती गंदम के लिए किया था, सस्ती गैस के लिए किया था। और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की दफाई जो जरूरियात हैं उसके लिए किया था, उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे। लेकिन इमरान खान को जो है वो अमेरिका ने इस बात की सजा दी है, और इमरान खान को सजा देने के बजाय जो हमारे ऊपर लाकर नाफज किए गए हैं वो तो पाकिस्तान की अवाम को सजा देने वाली बात है। अपने कपड़े बेचने थे इन्होंने, अवाम के कपड़े उतार के बेचे, तो बहुत बड़ा नुकसान किया है अवाम का इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि इसका हिसाब होगा, और जो भी इसके साथ शामिल है सबका हिसाब होना चाहिए। बहुत सही है, बहुत शुक्रिया आपका फारूक हबीब साहब हमारे साथ है। जवेरिया, आप क्या कमेंट करेंगी? ज़ाहिर है ये सफ़ीर ने कहा, इससे पहले भी ऑफिशियल कई बयानात आ चुके हैं खुद रूस के कि ये वजह बनी कि इमरान खान की हुकूमत ने दौरा किया रूस का और इसी वजह से उनकी हुकूमत चली गई। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हिंदुस्तान है वो जंग के बावजूद रूस से जो है वो सस्ता तेल ले रहा है। इसके अलावा और दीगर अशिया भी जो है वो रूस से उनके मुल्क में आ रही हैं। उन्होंने तो कोई मुआहदा मंसूख नहीं किया या उन्होंने तो कोई सिफारती दबाव अपने ऊपर नहीं आने दिया कि वो रूस से तेल ना लें। जब कुछ लोगों ने इस चीज़ पे एतराज़ किया कि जी यूक्रेन का साथ दें, रूस का साथ ना दें, उनको फाइनेंशियल जो है वो नुकसान होना चाहिए, तो हिंदुस्तान ने ये कहा कि हमारी आवाम को सस्ता तेल चाहिए और सस्ता तेल रूस से मिल रहा है। तो वही हमारे मुल्क में कौन इतना सगा बैठा हुआ है अमेरिका का कि जो सस्ता तेल रूस से यहाँ नहीं आने दे रहा। क्या हमें दूसरे मुल्कों की मफादात देखने चाहिए या अपने मुल्क के मफाद को पहले मद्देनजर रखना चाहिए? दूसरी जो आपने सलमान शहबाज वाली बात की, मुझे बहुत हैरत हुई कि शरीफ खानदान के वो बच्चे जो कि मफरूर हैं वो ये कह देते जी हम तो इस मुल्क के शहरी ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जब उनके वालिदैन यहाँ पर जो है सदर, वजीर आजम, वजीर आला, वटेवर जो भी बन जाते हैं तो वो फौरन जो है वो सरकारी दौरों में उनके साथ शिरकत करते हैं और बिल्कुल भी उनको इस चीज में कोई आर महसूस नहीं होती कि वो अदालत से दूर हैं, अदालतों में पेश नहीं हो रहे, ना पाकिस्तान के कानून का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन के तौरों पे अपनी बिजनेस डील के लिए या अपनी पीआर के लिए वो अपने वालिदैन के साथ फौरी तौर पे आ जाते हैं। इन्हें हमने सऊदी अरब में भी देखा, हाँ जी, इन्हें हमने तुर्की में भी देखा। और ये निज़ाम इंसाफ से भी एक सवाल है कि उस शख्स को यहाँ बुलाया क्यों नहीं जाता जो कोई भी बहाना करके यहाँ से चला जाता है। हाँ बिल्कुल, ये कैसे बहाने हैं कि एक शख्स है जो कि सजा याफ्ता है वो आता नहीं है और बाहर बैठ के हर दौरे में शिरकत कर रहा होता है। जवेरिया, बड़ा आम पॉइंट आपने उठाया है, बहुत शुक्रिया आपका। खावर अब्बास, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुल्की मईशत की सूरत हाल की बात करेंगे कि IMF मान नहीं रहा, बजट आ गया, उसके बाद डॉलर रेट क्यों बढ़ा और स्टॉक मार्केट क्यों नीचे गई है। हमारे साथ खुरम शहजाद साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनसे हम माहिराना उनकी राय लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बजट तो आ गया, लेकिन बजट में जो पर्सनल इनकम टैक्स पे 47 अरब का जो रिलीफ दिया गया मुजवज़ा टैक्स में, वो IMF को बिल्कुल पसंद नहीं आया। IMF ये कह रहा है कि जो लोग माहाना सिर्फ 2 लाख रुपए कमाते हैं उनको रिलीफ दिया जाए, बाकी 10 लाख रुपए वाले जो लोग हैं इनको रिलीफ नहीं दिया जाए, वरना किस्त नहीं मिलेगी। अब ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं डॉलर भी ऊपर जा रहा है, 205 रुपए आज की वो रेट है, और साथ ही साथ तकरीबन जो स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है वो 600 पॉइंट्स गिर गई है। इसी सूरत हाल पर खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि बजट आ गया लेकिन रिलीफ कोई नहीं है। IMF के लिए बजट आया, IMF मान नहीं रहा, डॉलर वैसे ही बढ़ रहा है, रुपया हमारा गैर मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, क्या वजूहात हैं इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम समिया। देखें, वजूहात तो वही हैं मोरलेस जो आज से 3 महीने पहले थी। कुछ पोर्शन जो है वो पिछले कुछ सालों का भी है ऑफ कोर्स। तो सिचुएशन ख़राब होती गई है। उसकी दो तीन जो इश्यूज हैं वो बड़े, वो ये हैं कि जो डिसीजंस थे वो तो कुछ डिसीजंस जो है रोक दिए गए, कुछ डिसीजंस डिले हो गए। रोकने से मुराद ये 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स थी। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लास्ट में आके रोके, उसका एक इम्पैक्ट, और फिर इस गवर्नमेंट ने और मजीद डिले किया, उसका मजीद ख़राब जो है इम्पैक्ट आया और सिचुएशन को ख़राब जो है ना वो मजीद हुई। तो अब ये है कि बजट आ गया है। बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोबेबली IMF के साथ डिस्कस होनी होंगी शायद, क्योंकि उसमें देखें ये नहीं हो सकता कि IMF के साथ पहले डिस्कस ना किया गया हो। लार्ज हाई लेवल की सारी चीज़ें हो जाती हैं। इनफैक्ट अब तो हम उस प्रोग्राम में हैं जिसमें फ्रंट लोडेड प्रोग्राम होता है कि पहले आप ये काम करेंगे तब हम आपको पैसे देंगे। बिल्कुल। तो ये बजट में भी ये हुआ होगा कि हाई लेवल की भी बात हुई होगी और निटी ग्रिटीज की भी बात हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि रिलीफ दे दिए या सोशल सिक्योरिटी नेट्स जो है वो बढ़ा दिए गए और जो IMF को नहीं ना पता हो। मेरे ख्याल में IMF के साथ बात हुई, नंबर 1। सेकेंडली, जितना खतरनाक, जितना फेयरफुल जो है वो बजट लग रहा था उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन है समिया जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट जो है वो हर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आज स्टॉक से गिरी भी है। 2 रीजन है उसमें। एक तो ये कि इफेक्टिवली कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है ना वो बढ़ गया है। इसमें बैंक्स, इंश्योरेंस, ऑयल कंपनीज और कुछ और 1-2 कंपनीज जिनका स्पेशल शेड्यूल होता है टैक्सेशन का, यानी कि वो स्टैंडर्ड टैक्सेशन से भी ज्यादा टैक्सेशन उन पर लगते हैं, क्योंकि उनके नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा होता है, उनमें विंडफॉल गेन्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो बैंक्स पे 45% से 47% तक का टैक्स जो है वो अब लग गया है कॉर्पोरेट का। और उसके अलावा जो कंपनियां जो 30 जो है करोड़ रुपए इनकम साल से ज्यादा कमाएंगी वो 29% नहीं बल्कि 31% टैक्स देंगी। तो हम तो वैसे ही इस रीजन में जो है बहुत ज़्यादा टैक्स देने वाली जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा इस रीजन में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। उसके बावजूद हमने टैक्स और बढ़ा दिया, नंबर 1। सेकेंडली, जो इंडिविजुअल्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड क्लास जिसे कहते हैं, उनको रिलीफ अच्छा मिला है 6 लाख से 12 लाख तक का, क्योंकि 60-70% इसी जो है कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनकी तनख्वाह 1 लाख से 12 लाख तक की होती है। पूरे साल की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे ऊपर जो हैं उनको ऑफ कोर्स भी रिलीफ है, लेकिन एंड में जाके जो हाई कैटेगरी है, जो जिनकी मे बी करोड़ रुपए महीना तनख्वाह है या 50 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है, उनको जो है वो थोड़ी हिट पड़ेगी डेफिनेटली। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया वो नहीं करना चाहिए, उसको फौरन रिस्टोर होना चाहिए। वो ये है कि यही इंडिविजुअल्स, चाहे वो 1 लाख कमाता हो, चाहे 30,000 कमाता हो, चाहे 1 करोड़ रुपए कमाता हो, इनको जो है इन्वेस्टमेंट का एक क्रेडिट बेनिफिट मिलता था टैक्स का। यानी कि आपकी तनख्वाह साल में 100 रुपए, लेट से मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, और वो 100 रुपए में 20 रुपए टैक्स आपका बनता है। उस 20 रुपए के बराबर उसका 20% आपको जो है वो इस चीज में वापस मिल जाता था कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप जो IPO कंपनीज का आता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो IPO लिस्ट करने जाती हैं, ये वापस ले लिया गया है। ये देखें, इसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में रिडेम्पशंस आ सकती हैं, क्योंकि अब तो कोई फायदा नहीं है म्यूचुअल फंड में पैसा रखना। ज्यादातर टैक्स के लिए लोग रखते थे। इसमें होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए इंडिविजुअल्स को फायदा देने के लिए इंडिविजुअल्स की चीज रिवर्स हो जाए, यानी कि इंडिविजुअल सैलरीड क्लास को ये फायदा मिले कि आप म्यूचुअल फंड के लिए अगर पैसा रखते हैं आपको टैक्स मिले, लेकिन मे बी बिजनेसेस को ना मिले, बड़े जो है वो इन्वेस्टर्स को ना मिले, छोटे इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट ज्यादा गिरी है। और जो मैंने टैक्स के इम्पैक्ट्स बताए कि टैक्स के इम्पैक्ट जो है वो आने हैं वो, और फिर ऑफ कोर्स डॉलर का आपको पता है इसी वजह से गिर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल भी बढ़ रहा है, और अभी हमारा IMF के साथ कोई चीज तय हुई नहीं है, होनी है अभी, और साथ में चाइना का लोन अभी जो है वापस आया, वो भी आना है।
तो ये सारी इम्पैक्ट है जो आ रहे हैं स्टॉक पे भी और डॉलर पे भी। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद, बड़ी माहिराना राय आपने हमें दी। एक और अहम मामला है नाजरीन, और वो है कि भारत में जो तौहीन आमेज रिमार्क्स पर अब पूरी मुसलमान जो कम्युनिटी है, मुसलमान है दुनिया भर के, ज़ाहिर उनके जज्बात मजरू हैं। इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है उस पर लोगों के घर मिसमार किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रही हैं आलमी उमूर की माहिर हैं डॉक्टर हुमा बखाई साहिबा, उनको हम वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और कमालात, इसका मुकम्मल बयान करना तो नाज़रीन किसी भी इंसान के बस में नहीं, लेकिन इसमें किसी दर्जे कोशिश करना इंतहाई खुशबख्ती की अलामत और दुनिया और आखिरत के लिए एक ऐसी नेमत है जिसे हासिल करने की हर मुसलमान को हर लम्हा कोशिश करनी चाहिए। बारी ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे इल्म, सबसे इरफा, सबसे आला और सबसे अनवर, सबसे अहसब, सबसे अनसब ने ज़बान बयान जिस कदर अल्फाज किसी मखलूक की तौसीफ में बयान किए जा सकते हैं, जिस कदर आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई, जिस कदर आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जा रही है, और जिस कदर क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाएगी, जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ में लोगों ने सोचा, जिस कदर आज लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ के बारे में सोच रहे हैं और आप लोग ता क़यामत सोचते रहेंगे, और जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई लिखी गई है, जितनी बड़ाई लिखी जा रही है और जिस कदर बड़ाई ता क़यामत लिखी जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात में इन सबसे बुलंद उबाला। बारी ताला का इरशाद है कि इन्नका लक़ल्क़ अज़ीम, आपको रसूल और रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। गोया जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई रहेगी वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई रहेगी, और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए बहुत से बदबख्त ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके जहाँ अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं, वहीं मुसलमान आलम को अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं। ऐसा ही अमल अंजाम देकर आलमी हम दुश्मन भारतीय सरकार की कारिंदों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबाह कर दिया। इस पर जब एहतजाज किया गया तो अब ना सिर्फ मकानात गिराए जा रहे हैं बल्कि जुल्म सितम ढाया जा रहा है, जिस पर ज़ाहिर है पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो रंजो अलम में मुब्तला हैं। हुमा बखाई साहिबा, पाकिस्तान तो हर फोरम पे आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन ये होता रहता है। हम देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी की ज़ात मुबारक के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना कभी बयानात, कभी कोई अमल लोग करते रहते हैं। आलमी फोरम पर यह मामला उठाया गया, आपको क्या लगता है कि कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है? देखिए, रोके जाने की बात नहीं है, बस ये हुआ है कि इंडिया एक्सपोज हुआ है। इंडिया की तो ये पॉलिसी तवातुर के साथ थी, और पॉलिसी ये थी कि वो बड़ी हैवी इकोनॉमिक कन्वर्जेंस में था मुस्लिम स्टेट्स के साथ। मतलब अगर आप मुस्लिम स्टेट्स का, यूएई का, गल्फ स्टेट्स का ट्रेड वॉल्यूम देखें इंडिया के साथ, तो वो इनक्रेडिबल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स या रेमिटेंसेस, जो कुछ भी है। लेकिन जो ये सूरत हाल बनी, इसकी वजह से जाहिर है कि एक सफारती आग है जिसका इंडिया को सामना है, और उस सफारती आग से मुकाबला करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स इंटरनेशनल फ्रंट्स पे लिए। जब उनके जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो उनके सफारतकार थे, जब उनको बुला के तंबीह की गई और सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने इन दो लोगों को, एक शर्मा है, जदयाल है शायद उनका नाम, उनको उन्होंने बरतरफी कर दी। लेकिन जो लोग वाकई इंडिया की सियासत पे नज़र रखते हैं वो कहते हैं कि बरतरफी जो है ये वक्ती है, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बीजेपी की सियासत में वापस आएंगे। और उसके साथ साथ जो दोगली सियासत है वो ये है कि जो सिफारती उन पे प्रेशर था उसको तो उन्होंने समवेज एड्रेस कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ख़राब हो। क्योंकि इंडिया की तो तवातुर के साथ ये कोशिश है कि चाहे यूएई हो, चाहे गल्फ स्टेट्स हो, चाहे ईरान हो, चंबेहार पोर्ट हो, वो अपनी ताल्लुकात मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कंसोलिडेट करते हैं और इस बात को दिखाते हैं कि देखिए मुस्लिम दुनिया हमसे नाराज़ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला है। तो जब वहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि उसको एड्रेस किया जा सके, लेकिन उसके नतीजे में जो इंडिया में हो रहा है वहाँ आपको खुली रियासती दहशतगर्दी नज़र आती है। आप मुझे बताइए, घर मसमार करने में मशीनरी लगती है, अप्रूवल्स होते हैं, ये चीज़ क्या स्टेट की नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बल्कि मंशा के बगैर हो सकती है? बिल्कुल। ये जो स्टेट टेररिज्म इस वक्त अनलीज हुआ है
इंडिया में इसमें बिल्कुल मोदी सरकार की मंशा मर्जी शामिल है, तो वो बाहर के लिए एक पॉलिसी है और अंदर के लिए दूसरी पॉलिसी है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया में इस हवाले से एक शोर मचा हुआ है। और दूसरी बात है कि जैसे आपने अपने जो इब्तदाई कलमात थे उसमें कहा था कि जब बात रसूल खुदा की आती है ना, तो फिर ना जान अहम रहती है ना जिंदगी अहम रहती है। सही बात। और इसी वजह से आपने देखा कि वहाँ पे जो इस वक्त बैकलैश आया है, जिस बच्चे को आज मारा है उस माँ का इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पे है और वो कहती है कि मुझे कोई गम नहीं कि मेरा बच्चा इसमें चला गया। और तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इस वक्त कदर डिफ़िकल्ट पोजीशन में है। और पहले तो वो ये दोगली सियासत चला लेते थे, लेकिन अब उसको कुछ रियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वरना मुझे लगता है ये प्रेशर बढ़ेगा। OIC में भी इसकी बात हो रही है, ईरान के साथ भी इंडिया ऑयल ख़रीदने जाना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान से भी इस बात के हवाले से रेड फ्लैगिंग हुई है। और ये जो अवाम में एक वेव ऑफ रिजेंटमेंट और गुस्सा आया है ना, वो मेरे ख्याल इंडिया के लिए चैलेंज है। क्योंकि अब तक इंडिया ये करता था कि जो लीडरशिप थी उसको वो राम करके रखता था, लीडरशिप के साथ अपनी कन्वर्जेंस रखता था और आम आदमी के साथ जो होता था वो देखा जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद अक्रॉस कंट्रीज, मतलब जो प्राइवेट काम करने वाले हैं उन्होंने भी इंडियंस को निकालना शुरू किया और उनसे कहा है कि आप हमारे यहाँ कारोबार नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। इंडिया ने रिटेलिएशन में कतर एयरवेज को बाइकआउट करने की कोशिश की। तो आप देखिए, इंडिया ये नहीं है कि इंडिया जो है वो कहता है कि मेरे से गलती हुई है, मैं इसका इदराक कर लूँ। इंडिया हिट बैक भी करना चाहता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस रवैये में जिस तरह की रोक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की रोक उस वक्त तक नहीं आएगी जब पूरी मुस्लिम उम्मा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम्स के साथ जुड़कर इस हवाले से इस आवाज़ को जिंदा रखे। क्योंकि वो जो रोक होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, इंडिया पढ़नी चाहिए थी, वो नहीं पढ़ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की। आपने स्टार्ट में कहा कि जो बड़ा एक स्टेक है, ज़ाहिर अगर हम अरब कंट्रीज़ का देखें तो एक बड़ा वो तिजारत करते हैं, एक बड़े पैमाने पर करते हैं और इंडिया से करते हैं, इंडिया करता है उनसे, तो एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है मुस्लिम ममालिक की। आपने कहा ना कि मुत्तहिद होके जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनके साथ मिल के आवाज़ उठाएँ। ज़ाहिर है जिस तरह नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जो इंतहा पसंदी फैली है, हम देख रहे हैं ख़ुद इंडिया में अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। आज के वाक़े को छोड़ के हम पिछले वाक़यात देखें तब भी ऐसा ही है। तो क्या आपको लगता है कि तमाम जो मुस्लिम उम्मा है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के एक नुक्ते पर मुत्तहिद हो के कर सकते हैं और करेंगे कुछ? देखिए, जो मुद्दा है वो ऐसा है कि इस पे ऐसा हो सकता है। अब तक तो बात ये थी ना कि मुसलमानों का इस्तेहसाल होता था, लेकिन अब जब रसूल खुदा पे बात आती है तो लोग जुड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और इंडिया अभी भी इसमें इन सम वेज पीछे नहीं हट रहा। उसकी फायर ब्रिगेड स्ट्रैटेजी है कि उस आग को बुझाओ जिस आग से मेरा माशी नुकसान हो रहा है। लेकिन और जहां मैं अपनी सियासत को कमज़ोर होता देख रहा हूँ वहां पर मैं कुछ कर लूँ, लेकिन इंटरनली रियल स्टेप्स ऑन द ग्राउंड बजाय के वहां पे आपको मोदी सरकार बैकफुट पे न होती नजर आती। वहां तो आपने देखा कि जुल्म और इस्तेसाल बढ़ गया है। और अब इशू सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है जी, इशू तो है दालित्स का, इशू तो है क्रिश्चियंस का, इशू तो है सिख कम्युनिटी का। अभी आपको पता है यासीन मलिक के साथ जो हुआ है उसके हवाले से यूके में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और जगह भी प्रोटेस्ट था। इस वक्त स्कैटर्ड वॉइसेस हैं और इंडिया बहुत स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क करता है इन स्कैटर्ड वॉइसेस को अलग अलग एड्रेस करने की, अपने माशी मफादात मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बचाने की कोशिश करता है और मुसलमानों के इस्तेसाल को एज अ पॉलिसी कंटिन्यू करता है। मेरे ख्याल है कि इन दो चीज़ों को अभी जोड़ कर दिखाने की ज़रूरत है और ये जो वाक़या हुआ है इसके बाद इन दोनों चीज़ों को जुड़ना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जिस तरीके इस्लामोफोबिया के मामले को उठाया गया, बाकायदा आलमी फ़ोरम पर फिर एक दिन का तयन किया गया कि इस दिन को मनाया जाएगा, इस्लामोफोबिया के हवाले से एक आवाज़ बने वो। अगर हम आज की हुकूमत की बात करें, ज़ाहिर है आप बड़ी गहरी निगाह रखती हैं इन सारे मामलात पर, आज की हुकूमत की जो पॉलिसी है इस्लामोफोबिया के हवाले से और इन दीगर इशूज़ के हवाले से, उसको आप कैसे देखती हैं?
देखिए, मैं हरगिज़ नहीं ये कहूँगी कि किसी भी मुसलमान के दिल में मोहब्बत रसूल खुदा नहीं है या इस्लाम के लिए मोहब्बत नहीं है, ऐसी तो बात हम सोचते भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि इनका एजेंडा बहुत स्कैटर्ड है, ये लोग स्प्रेड आउट हुए हैं बहुत सारी चीज़ों पर, तो शायद उस तौर से फोकस्ड रिस्पांस नहीं आई जिस तौर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहरहाल मुझे पता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने OIC के जो चेयर हैं उनसे बात की है, और हमारी जो दीगर पावर में लोग हैं उन्होंने भी अहम ट्वीट्स की हैं, बात की है, लेकिन मेरे ख्याल सूरत हाल इससे बहुत आगे निकल गई है। और आपने इमरान खान साहब का भी हवाला दिया, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की, पूरी दुनिया इस पे यूनाइट हुई, यूनाइटेड नेशंस का कंसेंसस डेवलप हुआ। जब ये दिन मनाने की बात हुई तो उस पर बहुत रेजिस्टेंस भी आई, इस रेजिस्टेंस के बावजूद ये दिन बना, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा वाकया हुआ। ये भी आप सही कह रहे हैं। 5 जून को ये हुआ, और उसके बाद 2-3 दिन इंडिया इंतज़ार करता रहा कि ये ब्लो ओवर हो जाएगा और हमें इसके हवाले से कुछ करना नहीं पड़ा। जब सूरत हाल उनके हाथ से निकल गई और उनको सिफारती सतह पे बहुत मसाइल आने लगे, तब उन्होंने कुछ स्टेप्स का समझिए ऐलान किया। और जो इंडिया के अपने बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि ये सिर्फ उन्होंने इस वक्त एक समझिए आग बुझाने के लिए काम किया, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है। बहुत लोग तो ये समझते हैं कि जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए थे, कल उनकी सियासत इंडिया में और भी मजबूत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल ये वो सवालात हैं जिस पे बात करनी चाहिए। जो चीज़ें हुई वो अच्छी हैं, लेकिन एक जो कलेक्टिव रिस्पांस आनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी नहीं आती। और जिसका आपने भी जिक्र किया था कि जो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस इंडिया ने क्रिएट की है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, वो उसको बचाना भी चाहता है, उस पर काम भी करता है, और इंडिया के जो अंदर हो रहा है उसको इससे अलहदा रखना चाहता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ना सिर्फ ये बल्कि अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमा मखाई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ ये बल्कि खुद मोदी सरकार को उनकी अपोजिशन की जानिब से भी बड़ी इस पर मज़ाहिमत का और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।